पिछले वीडियो में हमने गति का पहला समीकरण समाकलन विधि से समझा था। आज हम गति का दूसरा समीकरण समाकलन विधि से देखेंगे। दूसरे समीकरण के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो उसका आंसर क्या आने वाला है। तो s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर उसका आंसर आएगा। वो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, तो आप स्टेप्स कभी भी नहीं भूलेंगे। तो कोई कण है जो सरल रेखा में x अक्ष की धनात्मक दिशा में नियत त्वरण a से गति कर रहा है। ये आपको तीनों समीकरण के अंदर इस तरह की लाइन अवश्य लिखना चाहिए कि कोई कण है जो सरल रेखा में गति कर रहा है, क्योंकि आपको गति बताना है। और वो किधर गति कर रहा है? x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा है। और उसका त्वरण जो है वो क्या है? फिक्स है। वो कितना है? a है। अब आप कहेंगे कि समय t बराबर 0 पर उसकी स्थिति क्या है? तो कण की स्थिति है x नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब कण जो है वो समय t बराबर 0 पर, मतलब जब आप गति प्रारंभ नहीं कर रहे हैं तो कण की स्थिति 0 पर है और उसका वेग कितना है? u है। अब जब आप प्रारंभिक वेग को आपने u कर लिया, जब समय t बराबर t पर, मतलब जब आपने कुछ देर बाद देखा तो आपने कहा कि कण की जो स्थिति है वो x इज इक्वल टू एस है, मतलब उसका s विस्थापन हो गया है और उस समय उसका वेग क्या है? v है। तो प्रारंभिक वेग u हो जाएगा और बाद का वेग v हो जाएगा। और कण का विस्थापन 0 से s मतलब s विस्थापन हो गया, और टाइम 0 से t मतलब t आपका टाइम हो गया। तो चूंकि ये इक्वेशन जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसलिए आपको ये सब बातें ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर विस्थापन भी देना है और वेग भी देना है। ठीक है। अब आप शुरू करेंगे कि हम जो जानते हैं उसी से हम स्टार्ट करेंगे कि जो वेग होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। तो वेग हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स, या यूँ कहें डी एक्स अपान डी टी। ठीक है। एक्स आपका जो स्थिति को दर्शाने वाला है और समय के साथ स्थिति को दर्शाएंगे तो हम कहेंगे ये क्या है? वेग है। तो ये हो गया विस्थापन बटे समय। अब इसमें आप क्या करेंगे? वेग बराबर विस्थापन बटे समय, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी टी। देखिए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। क्या आपको उत्तर में v लाना है? आपको उत्तर में v नहीं लाना है। तो आप क्या कीजिएगा कि v की वैल्यू पुट कर दीजिएगा गति के पहले समीकरण से। तो गति के पहले समीकरण से आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रख दीजिएगा, और u प्लस ए टी रखने के बाद आप समाकलन कर दीजिएगा। तो समाकलन का निशान लगा दीजिएगा और v की जगह u प्लस ए टी रख दीजिएगा। तो ये आपने देखिए क्या किया, देखिए आप ये v के प्लेस पर u प्लस ए टी रखा है ना, और ये dx है, ये dt है, और समाकलन किया। अब समाकलन की लिमिट क्या है? तो देखिए dx मतलब आपके विस्थापन में लिमिट क्या है? ये देखिए लिमिट यहाँ दिख रही है 0 से s। तो विस्थापन की लिमिट आपकी चली गई 0 से s। इसी तरीके से ये आपका dt है, मतलब आपको यहाँ पर टाइम की लिमिट पकड़ना है। तो टाइम की लिमिट क्या है? ये 0 से t। तो जब आप ये लिख देते हैं तो आप यहाँ बहुत क्लियर रहते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है और सारी चीज़ें स्पष्ट रहती है कि देखिए 0 से s की लिमिट में dx हो गया और ये 0 से t की लिमिट में u प्लस ए टी डी टी हो गया। v का मान रखा क्यों गति के पहले समीकरण से? क्योंकि v उत्तर में नहीं चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनको अलग अलग कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये u के साथ भी 0 से t की लिमिट है, फिर ए टी के साथ भी 0 से t की लिमिट है, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 0 से s डी एक्स तो है ही। अब ये देखिए 0 से t की लिमिट में u में dt का गुणा, ये u dt हो गया, और फिर प्लस 0 से t की लिमिट में ए टी डी टी। अब ए टी डी टी में a क्या हो गया? आपका कांस्टेंट है ना, नियत त्वरण a है, तो इसको आप बाहर कर लीजिए और अब आपके पास में 0 से t की लिमिट में टी डी टी बचा है। अब यहाँ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है ना, इसको हल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या है, ये देखिए u आपके लिए बाहर करने लायक है, तो इसको भी आप बाहर कर लीजिए। तो ये 0 से s आपका dx हो गया, और ये u भी आपका बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है, तो 0 से टी डी टी प्लस a 0 से टी टी डी टी। ओके, तो ये आपका इस तरीके से आप इसका प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ सिर्फ सिंपली ये करना है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी होता है वो v होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आपका x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आपका t हो जाएगा, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ जो t होता है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पुट करना रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते। अब देखिएगा एक एक करके बता रहा हूँ मैं। ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो ये हो गया आपका x,
और लिमिट आपने पीछे लगा दी 0 से s। इसी तरीके से u तो आपने ऐसा कैसा लिख लिया और इंटीग्रेशन ऑफ dt की जगह आपने t लिख दिया, लिमिट आपने पीछे लगा दी 0 से t, प्लस a आपका ऐसा कैसा है और इंटीग्रेशन ऑफ t dt, तो t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है t²/2 और ये 0 से t की लिमिट, तो ये t का जो समाकलन या इंटीग्रेशन है ये t²/2 होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx जो है वो x⁴n+1/n+1 होता है, तो t की पावर 1 है तो 1+1 तो t की पावर 2 हो जाएगा और नीचे फिर 1+1 तो ये 2 हो जाएगा। तो आप अभी अगर आप समाकलन को अच्छे से नहीं समझ पाए तो दो बातें केवल याद कर लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx हुआ तो हम x लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt हुआ तो हम t लिख देंगे, और अगर इंटीग्रेशन ऑफ t हुआ तो हम t²/2 लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो पहले ऊपर की लिमिट फिर नीचे की लिमिट, ठीक है। अभी सिंपली जहाँ जहाँ 0 लिखा है तो 0 तो आना नहीं है, वैसे तो सीधे सीधे यही लिख सकते हैं आप कि x के प्लेस पर s लिख दीजिए, क्योंकि 0 तो घटाने पर -0 तो बनेगा नहीं, वैल्यू में तो s ही आना है। लेकिन फिर भी आप क्या कीजिएगा कि पहले अपर लिमिट कर दीजिएगा, तो x की जगह s लिखिएगा, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कौन है 0, तो x की जगह 0, मतलब x की जगह ही दोनों मान भरना है, तो पहले x की जगह s भर दो, फिर x की जगह 0 भर दो, बीच में चिन्ह माइनस लगा दो। ऐसे ही ये u है, पहले t की जगह t भर दो, फिर t की जगह 0 भर दो और बीच में चिन्ह माइनस लगा दो। फिर वैसे ही यहाँ देखिए ऐसा कैसा है, t की जगह t लिखेंगे तो t²/2 ही रहेगा, और माइनस t की जगह आप 0 लिखेंगे तो ये 0²/2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप कई बार यहाँ स्टूडेंट 0 के मान छोड़ भी देते हैं, तो आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल ये वाले मान ले लीजिए। तो x के प्लेस पर s, t के प्लेस पर आपका t हो जाएगा, और ये t यहाँ भी t के प्लेस पर t हो जाएगा, 0 की सारी वैल्यूज़ छूट जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका s = देखिए s में से 0 गया तो s, ये u, t में से 0 गया तो t, ये t²/2 में से 0। तो ये स्टेप के बाद आप सीधे ये स्टेप भी लिख सकते हैं, ये लिखेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा कि आपने लिमिट को भी आपने लिखा है। अभी आपका s = ut + ½ at² जो है आपका गति का दूसरा समीकरण समाकलन विधि से निकल गया। अब गति का पहला समीकरण यहाँ ऊपर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। और गति का जो तीसरा समीकरण है हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। अगर आपको ग्राफी विधि से तीनों समीकरण देखना हो तो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और साथ में आपको एंड स्क्रीन पर भी वो मिल जाएंगे। बीच में भी मैंने आपको गति के तीनों समीकरणों को सरल विधि से भी बताया था, तो वो भी मैं आपको यहाँ लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।